Everything is dominated by gene. The risk of having the same abnormality in each pregnancy will be 25%. Hi, good morning. Good morning. Hi, good morning, sir. Good morning. Good morning. Hi, good morning, sir. Good morning. Yeah, good morning. Have a seat, please. Thank you. Google Map करो ना। मेरा दोस्त नाम हेलो एवरीवन, आज के पॉडकास्ट के लिए एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ी हुई है जो कि पुणे आईवीएफ सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पिंपले सौदागर पुणे से है। सो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इनको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। सो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस फर्स्ट डॉक्टर संविदा दर्वी, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है, जो कि फाउंडर भी है, मेडिकल डायरेक्टर एंड चीफ आईवीएफ कंसल्टेंट एट पुणे आईवीएफ सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके साथ में हमारे साथ डॉक्टर अनूप राहुल जी है, जो कि कंसल्टेंट मेडिकल जेनेसिस्ट है एट पुणे आईवीएफ सेंटर। सर, आप फाउंडर एंड डायरेक्टर हो सहज जेनेटिक क्लिनिक। हमारे साथ आज तीसरे हमारे स्पीकर है, जो कि मिस्टर आदेश शेटे है, जो कि चीफ एम्ब्रियोलॉजिस्ट है एट पुणे आईवीएफ सेंटर। हाय एवरीवन। हेलो। Hi, good morning. इनफर्टिलिटी की बात हो रही है, एक ऐसा टॉपिक जो हिंदुस्तान में बहुत कम डिस्कस किया जाता है, और हमारा मानना ये है दर्शकों के लिए भी, आज उनके मन में बहुत सारे सवाल है सर, बहुत सारे सवाल है जिसका आंसर अभी तक उन लोगों को बहुत सारे वीडियोस देखने के बाद भी नहीं मिलता है, बहुत सारे कंसल्टेशन करने के बाद भी नहीं मिलता है। तो हम लोग आज ऐसा क्या डिस्कस करने वाले हैं जिससे उन सवालों का जवाब उन लोगों को मिलने वाला है। आई एम श्योर आप जो तीन एक्सपर्ट्स आज हमारे साथ यहाँ पे पॉडकास्ट में है, हम हर एक चीज के ऊपर वो डिटेल में चर्चा करेंगे जो कि उन लोगों के मन में सवाल है। क्या हम शुरू कर सकते हैं? Yes, please. तो मेरा पहला सवाल है मैम आपसे, बीइंग आईवीएफ स्पेशलिस्ट, आईवीएफ का जो केसेस जो बढ़ रहा है अभी हिंदुस्तान में, जैसे कि आंकड़े हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, इतना इसका सिवियरिटी क्यों बढ़ रहा है, तो क्या लगता है मैम इसके पीछे रीजन क्या है, और करंट जनरेशन और करंट इसका ट्रेंड्स क्या क्या है? जेनजीज में आजकल आईवीएफ या इनफर्टिलिटी का ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है डेफिनेटली, क्योंकि देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एज ऑफ मैरिज बढ़ती जा रही है, ठीक है। पीपल आर गेटिंग मैरिड लेट। जब मैं पैदा हुई थी तब मेरी मम्मी की उम्र 17 साल की थी, लेकिन टुडेज जनरेशन 17 years old, nobody gets married also, right? So the age of marriage is increasing for males and females both. Career has become a top priority which has to be there, ठीक है। So that becomes one of the major causes. Second thing, हमारा खाना पीना, rest schedule, stress schedule, it's too much. So stress interferes with many of the major hormones of the body, जिसकी वजह से ovulation interfere होता है, जिसकी वजह से infertility बढ़ती है। We do not eat very pure things. हर चीज़ जो हम खा रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड्स है, हर चीज़ जो हम पैकेट खोल के खा रहे हैं उसमें BPA पार्टिकल्स है। These particles are also hormone disturbing particles by default. एंड अगर आप देखो तो आधे लोगों के हाथ में दिन भर फ़ोन रहता है, ठीक है, स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, सेल रेडिएशन बढ़ती है। ऑल दिस थिंग्स आर इनडायरेक्ट कॉजेज एंड दे कीप ऑन piling up in your body and they reflect in this way, right? And all said and done, genetic factor एक होता है कि everything is dominated by genes, ठीक है। सो ये एक जेनेटिक कंपोनेंट रहता है इनफर्टिलिटी को, एंड these are the basic causes why infertility is on rise these days. ओके, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है मैम। जब भी हम बात करते हैं किसी भी डिसीज के बारे में, तो सबसे पहले आता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो हमारी जिंदगी बदल रही है, स्ट्रेस फैक्टर बदल रहा है। इससे जुड़ा मेरा एक सवाल है लाइफस्टाइल के बारे में, क्या लाइफस्टाइल इतना मैंडेटरी हो चुका है हमें हमारी जिंदगी में उसको बदलना, या फिर इस चीज को, जैसे इनफर्टिलिटी जैसे जो हम सफर कर रहे हैं इंडिया का पॉपुलेशन, इतना जरूरी हो चुका है? लाइफस्टाइल इज नॉट लाइक अ मेडिसिन, ठीक है, कि आपने खाया और वो आपका लाइफस्टाइल चेंज हो गया। इट इज़ अ डिसिप्लिन दैट यू मेंटेन विथ योरसेल्फ राइट फ्रॉम व्हेन यू वर अ चाइल्ड। ऐसे नहीं है कि आज आपको प्रेग्नेंट होना है तो आज आप दिन भर में आज की लाइफस्टाइल चेंज कर लो एंड इट्स डन। इट्स नॉट लाइक दैट। और लाइफस्टाइल का जेनेटिक इम्प्रिंटेशन पे और क्या क्या इफेक्ट होते हैं, शायद वो डॉक्टर अनूप हमें ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। मैम, आपने जो बात किया है लाइफस्टाइल के बारे में, हम समझते कि आप जैसे समझ बोल रहे हो कि दिस इज वन ऑफ द रीजन, वन ऑफ द कॉजेस ऑफ इनफर्टिलिटी। और आपने जो बात छेड़ी है जेनेटिक्स के बारे में, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग।
दर्शकों के लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि जेनेटिक्स नाम की भी कोई एक मेडिकल सेक्टर में एक ऐसी चीज है जो इसके डायग्नोसिस में भी और ट्रीटमेंट में भी मदद करने वाली है। इसी से जुड़ा मेरा सवाल है डॉक्टर अनूप सर से, बिकॉज यू आर अ मेडिकल जेनेसिस्ट और आपका जो क्वालिफिकेशन है वो वेरी रेयर है जो हमने देखा है। तो हम आपसे बात करना चाहेंगे कि जेनेटिक का इनफर्टिलिटी में एग्जैक्टली रोल क्या है, ये क्या रोल प्ले करता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकता का जब भी हम बात करते हैं तो बांझपन में जेनेटिक कॉजेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार ऐसे होता है कि फैमिली में हिस्ट्री होती है कि एक कपल आया है इनफर्टिलिटी के लिए, दे आर सीकिंग ट्रीटमेंट, बट जो हस्बैंड है या वाइफ है उनके ब्रदर सिस्टर में या कज़न्स में या मामा मौसी फूफा चाचा कहीं ना कहीं कुछ और हिस्ट्री होती है विच कुड बी रिलेटेड। अच्छा, not necessary कि that has to be infertility, but this is how the genetic abnormalities pass on in the generations. So what could be that history की जो related है, जैसे recurrent miscarriages की history है, infertility per se उन couples में who are first or second degree relatives, if कोई बच्चा है autism, learning disability, a child born with congenital anomalies, या cancer in the family, that also could be related, could be significant. सो ये ऐसे बहुत सारे कारण हैं। जब हम किसी कपल को फ्रॉम जेनेटिक पर्सपेक्टिव से इवैल्यूएट करते हैं कि इनफर्टिलिटी है और उनका जेनेटिक इवैल्यूएशन करना है, तो पहला पॉइंट जो आता है वो है फैमिली हिस्ट्री का। अच्छा। तो उसमें अप टू 3 जनरेशन्स का हम हिस्ट्री लेते हैं पूरा। देयर कुड बी सर्टन पॉइंटर्स विच कुड बी रिलेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली व्हाट आई मेंशन्ड। ओके। सेकंड, उनका फिर जेनेटिक टेस्टिंग। तो जेनेटिक टेस्टिंग couples with infertility happens on 2 fronts. One is there any genetic disorder that is running in the family? उसके लिए टेस्ट करना है। और सेकेंड, when they are planning pregnancy, when they are going for IVF, there are certain genetic disorders जो जनरल पॉपुलेशन में कॉमन है, उसके लिए टेस्टिंग करना है। तो दिस इज हाउ जेनेटिक factors, genetic perspective is important for every couple, not just couples who are facing infertility, but सबके लिए है। yes. ओके, सो आइडियली जैसे कि आपने बात किया कि कपल्स में जब वो प्लान करते हैं तभी भी जेनेटिकल टेस्टिंग होनी चाहिए, और जब कोई डिसऑर्डर्स हमें अगर मिलते हैं तो वहाँ पे भी टेस्टिंग करना जरूरी है ताकि आगे जाके उसका पर्कुलेशन आगे वाले जनरेशन में ना हो। आपने बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा है। इनफैक्ट हाल ही में हमारे पास ऐसी एक केस आके गई थी जो हम लोगों ने ही डील किया था उससे। बेसिकली एक बात समझना ज़रूरी है कि आईवीएफ अक्सर सिर्फ प्रेग्नेंट होने के लिए नहीं किया जाता है। एट टाइम्स इट इज़ ऑल्सो बिकॉज टू डिलीवर अ हेल्दी बेबी। ओके, अगर आपके फैमिली में कोई पर्टिकुलर डिजीज रन हो रहा है तो आज हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि वो हम उस पर्टिकुलर जीन को आपके फैमिली से निकाल सकते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट आईवीएफ इज़ अ बून फॉर दोज काइंड ऑफ कपल्स। सो वी हैव हैड अ कपल जहाँ पे फर्स्ट डॉटर वो कपल की बहुत हेल्दी और बहुत अच्छी है। देन सेकेंड टाइम शी डिलीवर्ड टोटली, मेरे ख्याल से सर हाईलाइट करेंगे, एक एबनॉर्मल मेंटली रिटार्डेड काइंड ऑफ बेबी who is not surviving, I think. Shayad sir. So this was a very interesting case. So couple they had one girl child, then a baby, then a boy was born, and initial few months were absolutely normal. But जब growth milestones जब delay होने लगे, then they got concerned. उसका evaluation किया गया, investigations किए गए, but उसमें ये पता चला कि brain का growth नहीं हो रहा है, and the child succumbed to various complications, respiratory illness वगैरह वो, and the child succumbed. तो after that this couple was under depression, under stress and scared for going for next pregnancy. बीच में 2-3 miscarriages भी हुए। So इतना सब history के साथ they came, and now the challenge was कि जो बच्चा पहला expire हुआ था उसका कोई genetic test, कोई details नहीं थे। अच्छा। So we sat with the family, पिछले बच्चे के एमआरआई रिपोर्ट्स, जो भी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हुए थे वो सारे हमने रिव्यू करे। अब बच्चे का कोई सैंपल था नहीं, तो जेनेटिक्स में द रूल इज द पर्सन हु इज अफेक्टेड उसका टेस्टिंग पहले करना है, टेस्टिंग होना ही चाहिए पहला, और उसमें एबनॉर्मलिटी ढूंढना है। तो वो डायग्नोसिस कंफर्म होता है, व्हाट वी कॉल एज द जीनोटाइप फिनोटाइप कोरिलेशन। सो वंस दैट इज डन, उसके बाद अब आगे का जो एट रिस्क इंडिविजुअल्स है उनका टेस्टिंग कर सकते हो। तो उसमें बच्चे का सैंपल था नहीं,
So what we did the testing of the couple, the parents. दोनों का टेस्टिंग किया. हाँ, तो उसके बाद वी फाउंड द कॉज एज अ ल्यूकोडिस्ट्रोफी. सो दैट इज अ ब्रेन रिलेटेड अबनॉर्मलिटी वेयर ब्रेन का ग्रोथ होता नहीं है. अनफॉर्चुनेटली इस टाइप के डिसऑर्डर्स का देयर इज नो करेक्टिव ट्रीटमेंट एज ऑफ नाउ. उसका ट्रीटमेंट नहीं है. अच्छा. तो अभी इसमें कैसे हो गया कि वी फाउंड अबनॉर्मलिटी, पेरेंट्स का अबनॉर्मलिटी मिला है. सो व्हाट वी कैन ऑफर नाउ बेस्ड ऑन द टेस्ट रिपोर्ट्स दैट वर गिवन, जो इनहेरिटेंस पैटर्न है, आनुवंशिकता उस जीन से रिलेटेड, उसमें उससे ये पता चला कि इफ दे गो फॉर अ नॉर्मल प्रेगनेंसी और इवन इफ दे गो फॉर IVF, the risk of having the same abnormality in each pregnancy will be 25%. 25%. Which is 25% quite high. तक, Which which is is quite quite high. Yeah. Now look at the irony. If someone goes for a normal conception or normal pregnancy, there are two options. Either 11 हफ्ते के बाद आप कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग करो, बट उसमें लिमिटेशन है, accuracy is not 100% because of some factors like placental mosaicism. You might end up testing mother's sample instead of maternal cell contamination may be high, sample may get rejected. So उसके वजह से accuracy is not that much. The better test is doing amniocentesis, गर्भ जल जांच, जो हम बोलते हैं 16 हफ्ते के बाद. प्रेगनेंसी के दौरान जो पानी बनता बच्चे के है around, बच्चे हाँ. के अराउंड, बच्चे- उस पानी का जांच करना, इसे एमनियोसेंटेसिस कहते हैं. amniocentesis. तो ये टेस्ट का एक्यूरेसी होता है 100%. बट इसमें द लिमिटेशन इज, जब हम टेस्ट करते हैं वो जेनेटिक अबनॉर्मलिटी के लिए, और अगर फीटस में वो अबनॉर्मलिटी, अर्भक या गर्भ है उसमें वो अबनॉर्मलिटी मिलता है, तो ओनली ऑप्शन दैट रिमेन्स फॉर द कपल इज गोइंग फॉर अ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. अच्छा. ऐसे कोई ट्रीटमेंट, दवाई या थेरेपी नहीं है जिससे हम पेट में ही वो बच्चे को ठीक करें. अच्छा. तो इसको कैसे, हाउ वी कैन अवॉइड दिस, हाउ वी कैन सर्कमवेंट दिस. सो देन द रोल ऑफ IVF बिकम्स वेरी सिग्निफिकेंट. तो IVF का यहाँ पे उपयोग इस तरह से किया जा सकता है कि जो लैब में एम्ब्रियो तैयार होते हैं पर साइकिल 10, 12, 15 जितने भी होंगे, बैच वाइज उनका टेस्टिंग किया जाए, सेम अबनॉर्मलिटी जो फैमिली में है, और उसमें से फिर हेल्दी एम्ब्रियोज लेके प्रेगनेंसी कंटिन्यू करें. तो इससे क्या होगा, इसमें भी 16 हफ्ते में एमनियोसेंटेसिस इज रिकमेंडेड. दिस इज एज पर रिकमेंडेशंस, एज पर गाइडलाइंस, बिकॉज एम्ब्रियो में टेस्टिंग करते हैं उसका एक्यूरेसी 99% है. तो इफ यू सी नॉर्मल प्रेगनेंसी में अगर रिस्क इज 25%, उसको हम 1% पे ला रहे हैं बाय डूइंग IVF विथ द टेस्ट इज कॉल्ड प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस, PGD. हाँ, उसको 1% पे ला रहे हैं, और उसको 1% को भी पूरा क्लैरिफाई करने के लिए एमनियोसेंटेसिस का जब जांच करेंगे उसका एक्यूरेसी 100% है, तो उसमें पूरा क्लियर होगा. एंड जस्ट टू मेंशन, आज तक जितने व्हाट पेशेंट्स अराउंड 20-25 आई हैव सीन in IVF centers who have undergone, मतलब जिनका PGD हुआ है और बाद में amnio हुआ है, for all those cases the reports have correlated. कहीं discrepancy नहीं आई है. Though literature says that there is a 0.1% chance of discrepancy, that is theoretical, that prevails, but अभी तक in my practice I have not noticed, but it is there. So that is a good thing. So ये option for the couple, and same जो मैडम ने अभी बताया, वो कपल अभी IVF के प्रोसेस में है अभी, और उनका PGD प्लान है. इसके बारे में मुझे एक बात पूछना, जैसे कि आपने केस स्टडी किया, ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, और इससे ये भी पता चलता है कि जेनेटिक्स का डिटेल में रोल क्या है. जो हमने सुना है, जो बाकी लोगों को पता है, हमें नहीं पता. बेसिकली जेनेटिक्स का टेस्टिंग करना कितना अनिवार्य होना चाहिए, और ये कहाँ तक होना चाहिए सर? सो जेनेटिक टेस्टिंग, एनी कपल planning for marriage, planning for pregnancy, they should have at least one medical genetic consultation and genetic testing for few common conditions. So ये सबके लिए होना चाहिए. जो कॉमन कॉजेस इंडिया में एटलीस्ट है, जैसे इंडिया में सिकल सेल है, थैलेसीमियास है, सो यू शुड एटलीस्ट नो वेदर यू आर कैरियर ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज. ओके, बिकॉज व्हेन यू आर कैरियर यू आर एब्सोल्युटली नॉर्मल. आप भी कैरियर हो सकते हो, ठीक है, मैं भी कैरियर हो सकती हूँ, लेकिन अगर हमारी शादी किसी कैरियर से होती है तो प्रॉब्लम वुड कम फॉर द अपकमिंग ऑफस्प्रिंग. या और दो कैरियर्स का टुगेदर अगर कॉम्बिनेशन होता है तो ऑलमोस्ट 25% ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स में वो डिजीज एक मेजर फॉर्म में आ सकता है, एंड देन द लाइफ बिकम्स रियली कॉम्प्लिकेटेड. Yeah, thanks for mentioning this. So
just to add on to what madam said, like certain medical disorders, आप सिकल की बात कर रहे, थैलेसीमिया की बात कर रहे, population prevalence in ये भी बहुत India, बड़ा नंबर है सर इंडिया में, बहुत बड़ा नंबर 5 to 20% across different geographical pockets in India, quite high. Spinal muscular atrophy, carrier status, Indian data, it says 1 in 35 to 1 in 70. So 1 in random 35? So that random chance that both partners are carriers is quite high. So ये एक ग्रुप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो गया जो जनरल पॉपुलेशन में कॉमन है, एंड डाटा इज देयर फ्रॉम इंडिया टू सपोर्ट इट. सिमिलरली DMD, फ्रेजाइल एक्स एंड सो ऑन. एट द सेम टाइम देयर आर अदर डिसऑर्डर्स विच आर रेयर बट दे रन इन पर्टिकुलर फैमिलीज, जो हमने अभी ये केस डिस्कस किया पहले, ल्यूकोडिस्ट्रॉफी. सो इनके फैमिली में था that was a consanguineous marriage if I'm not wrong. Yes. So that was running in the family. So whenever जेनेटिक कंसल्टेशन, मैंने इसलिए बोला था हर कपल के लिए, सो टू इन्वेस्टिगेट इवैल्यूएट ऑन टू फ्रंट्स. फॉर कॉमन कंडीशंस दैट्स अ प्रायोरिटी, दैट्स व्हाई इट शुड बी डन फॉर एवरीवन. एंड सेकंड, फॉर इन दैट पर्टिकुलर फैमिली दे मे बी कैरियर्स, दे मे नॉट बी अवेयर, एज मैम मेंशन्ड कि कैरियर को कोई क्लिनिकल फीचर्स नहीं होता है. तो इट कुड बी ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन या एक्स लिंक कंडीशन, तो उसमें टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा. टेस्ट करने के बाद सो द सस्पिशन हैज टू बी वेरी हाई. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे पास जब पेशेंट आते हैं तो ब्लैंक सेंटेंस होता है, हमारे फैमिली में किसी को कुछ नहीं है. दैट्स अ मिसनॉमर. आई ऑलवेज टेल देम नहीं है, अच्छी बात है, बट दैट डजंट रूल आउट प्रेजेंस ऑफ एनी जेनेटिक डिसऑर्डर इन द फैमिली. एंड टू सपोर्ट दैट, स्टडीज शो एवरी वन ऑफ अस, हर एक में 1 से 2 abnormal जीन्स रहते हैं. वी आर कैरियर, यू, मी, मैडम, एवरीवन. हाँ, एवरीवन, फॉर सम रेयर कंडीशन. And it's matter of chance that two partners have same abnormalities in the carrier. same gene, and then the risk arises. So that is very negligible chance, but it is always good to be aware. And if you're planning a pregnancy, अगर पहले mishap events हो चुके हैं, जैसे recurrent miscarriages, infertility से आप जूझ रहे हैं, तो it is always good कि ये baseline test किया जाए. So you can use this information when you're planning your IVF, you're planning your pregnancy intelligently. So information gives you the power to decide. So it is, जो हम देख रहे हैं कि ये जो सारी चीज़ें अवेयरनेस का भी उसमें बहुत बड़ा हाथ है, और जो हम देख रहे हैं कि इसके बारे में अवेयरनेस अभी उतना लोगों में नहीं है जितना कि होना चाहिए. So just to since you brought up this point, जैसे अभी DM जेनेटिक्स आपने शुरू में बोला कि इट्स अ रेयर डिग्री, आई टोटली एग्री. तो DM जेनेटिक्स डिग्री इंडिया में ये करिकुलम ऑलमोस्ट 20-22 साल से है ऑलरेडी है, बट अनफॉर्चुनेटली दैट अवेयरनेस हैज नॉट बीन देयर, बिकॉज जिन्होंने भी ये क्वालिफिकेशन लिया आज तक, एक ही कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में ये फैसिलिटी थी, दैट वाज SGPGI लखनऊ. एंड मोस्ट ऑफ द माय सीनियर्स हु हैव डन इट हैव गॉन एंड सेटल्ड अब्रॉड. और अभी एंड देयर वर जस्ट 2 सीट्स. मैंने 2016 में एडमिशन लिया, देयर वर जस्ट 2 सीट्स ऑल ओवर इंडिया, एंड एज वी आर टॉकिंग देयर आर अबाउट 6 to 8 सीट्स फॉर DM राइट नाउ. तो सीट्स कम है, अवेयरनेस कम है, नॉट जस्ट इन जनरल पॉपुलेशन बट आल्सो अमंग्स डॉक्टर्स डॉक्टर्स आल्सो. आल्सो. राइट. अच्छा, तो जितने हिंदुस्तान में अभी जो सीट्स है, जो कैंडिडेट्स है जो पास ऑन कर, उनमें से एक तो हमारे सामने बैठे हैं, जो कि इसलिए हम फॉर्चुनेट है अभी जो हम आपसे बात कर रहे हैं कि जेनेटिक्स के बारे में और जीन्स के बारे में. ठीक है, डिस्कशन में आपके एक पॉइंट आया था कि एम्ब्रियो, ओके, एम्ब्रियो जो होता है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट IVF में एक बहुत बड़ा अहम सेक्टर होता है. तो बैकबोन होते हैं एम्ब्रियोलॉजिस्ट कोई भी IVF सेगमेंट का. एंड जैसे कि हमने सुना है कि एम्ब्रियोलॉजिस्ट, हमने एक टर्मिनोलॉजी सुना था कि किंग मेकर होता है सर, ठीक है, और अभी हम सुन रहे हैं कि बेबी मेकर कहा जाता है हमको. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टर्म, बेबी मेकर. एम्ब्रियोलॉजिस्ट को बेबी मेकर क्यों कहा जाता है सर? क्या आप बता सकते हैं कि आपका एग्जैक्टली रोल क्या है? एम्ब्रियोलॉजिस्ट एक्चुअली IVF लैब के बैकबोन है. ओके. हम लोग का लैब में प्रोसेस ऐसा है कि एग रिट्राइवल जो हम लोग oocytes है वो रिट्रीव करते हैं. उसके बाद हम अच्छे क्वालिटी के oocytes ग्रेड करते हैं, अच्छे स्पर्म के साथ उसको इंजेक्ट करते हैं. ये सब प्रोसेस को ICSI बोलते हैं. अच्छा. ICSI के बाद आफ्टर कल्चरिंग एम्ब्रियो कल्चरिंग प्रोसेस आता है. अच्छा. अच्छे इंक्यूबेटर्स हम लोग के पास बेंच टॉप है, बॉक्स इंक्यूबेटर है, इक्विपमेंट मतलब एडवांस लैब हम लोग भी जिसमें हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, जिसमें एम्ब्रियो कल्चर डे 5 तक कल्चर किया जाता है. आफ्टर एम्ब्रियो फ्रीजिंग, आफ्टर एम्ब्रियो थ्वाइंग एंड आफ्टर दैट एम्ब्रियो ट्रांसफर. सो बेसिकली IVF साइकिल कैसे होता है? कोई भी फीमेल का जब हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, स्टार्टिंग ऑफ द डेज में उसे कुछ हार्मोनल इंजेक्शंस दिए जाते हैं. अच्छा. सो ये हार्मोनल इंजेक्शंस के रिस्पॉन्स में उसके एग्स, हर साइकिल में वो जो एक एग बनाती है उसकी जगह मल्टीपल एग्स फॉर्म होते हैं. ये मल्टीपल एग्स हम
उनके बॉडी से बाहर निकालते हैं बाय प्रोसीजर कॉल्ड एग रिट्रीवल और ओवम पिकअप। अब हम ये अंडे बाहर निकालने तक के हमारा काम होता है, उसके बाद ये एग्स हम इन लोगों को दे देते Embryologist के पास हैं। यस, देन द एम्ब्रियोलॉजिस्ट इन इटसेल्फ फाइंड्स आउट उसमें से जो बेस्ट क्वालिटी एग्स है, स्पर्म्स को प्रोसेस किया जाता है, बेस्ट क्वालिटी स्पर्म्स सिलेक्ट किए जाते हैं अच्छा, और इनटू ईच गुड क्वालिटी एग ये लोग अपने हाथ से एक स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं। इसके लिए सर कोई स्पेशल प्रिपरेशन होता है? यस यस, बहुत सारे प्रिपरेशन है, मतलब इन होल प्रोसेस स्पर्म प्रिपरेशन है, डिश प्रिपरेशन है, उसके बाद है कि पूरा स्टराइल एलएफ हम लोग मतलब पूरा क्लीन वगैरह सारा हाइजीनिक आपके हिसाब से? हाँ, प्री इंक्यूबेट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग ये सब प्रोसेस प्रिपेयर करते हैं हम लोग इनिशियली बिफोर टेकिंग पेशेंट, एंड आफ्टर दैट हम लोग का मतलब स्पर्म प्रिपरेशन, जैसे कि एबनॉर्मल स्पर्म्स रहेंगे उसके लिए हम लोग स्पेसिफिकली 3 to 4 टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन करते हैं, जिसमें स्विम अप आता है, डेंसिटी ग्रेडियंट्स आता है, माइक्रोफ्लूडिक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिपेंड्स करता है कि स्पर्म क्वालिटी क्या है पेशेंट की, उसके ऊपर हम लोग ये पूरा प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। ये अगर इतनी सारी चीज़ें प्रिपरेशन में आती तो इसके लिए जायज़ है कि इंस्ट्रूमेंटेशन भी उस क्वालिटी की होनी चाहिए? यस यस यस, अपने डेफिनेटली। आईवीएफ सेंटर में जहाँ पे आप अभी चीफ एम्ब्रियोलॉजिस्ट का रोल प्ले कर रहे हो, वहाँ पे ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंटेशन है जो कि इस चीज़ों को डिफाइन करता है? अभी हम लोग का बहुत एडवांस लैब है, जिसमें मॉड्यूलर लैब है, पॉजिटिव कंट्रोल है, जैसे कि बेंचटॉप इंक्यूबेटर है, डे 5 एम्ब्रियोज कल्चरिंग के लिए बेस्ट एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ उसमें एम्ब्रियो कल्चर को। अच्छा, उसके बाद इक्सी मशीन है, हम लोग के पास लेज़र मशीन भी है, जिससे हम लोग पीजीएस, लेज़र हैचिंग ये सब प्रोसेस कर सकते हैं। ये थोड़ा एडवांस है, लेटेस्ट भी है। Yes, yes, दैट yes. इज वन ऑफ द और लेटेस्ट ये थिंग्स। सब इम्प्लांटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेजर हैचिंग वगैरह, और बॉक्स इंक्यूबेटर फॉर मीडिया एक्यूपरेशन। ये मतलब पूरा एडवांस फिलहाल हम लोग के पास लैब है, जिसमें हम लोग पूरा प्रोसेस मतलब पूरा अंडर वन रूफ जितना एडवांस प्रोसीजर्स इनफर्टिलिटी में कर सकते हैं, आईवीएफ ट्रीटमेंट में कर सकते हैं, वो अभी पुणे आईवीएफ में अवेलेबल है। Absolutely, Yes, yes. absolutely. It's one of Because the see, center. not just the eggs are important, not just the sperms are important. Embryologist is like equally important who selects the best out of them. ठीक है? हाँ. पर ये बेस्ट होके भी नहीं होता है, उन्हें जिस एटमॉस्फेयर में काम करना है, उन्हें जिस तरह के लैब में काम करना है, वो लैब का एडवांस होना भी उतना ही उतना ही जरूरी इम्पोर्टेंट है, है उतना फॉर ही अस टू डिलीवर द रिजल्ट्स। डेफिनेटली। सर, इंस्ट्रूमेंटेशन की हम बात करें कि आप जैसे बता रहे हो कि सारा इन हाउस प्रोसेस आईवीएफ सेंटर में भी हो रहा है, पुणे आईवीएफ सेंटर में। यस यस। सो इसमें ऐसा क्या खास है? हमारे लैब में इन हाउस हम लोग जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं, बायोप्सी। ओके, हाँ, जिसमें डे 5 ब्लास्टोसिस के हम लोग 7 to 8 सेल्स जेनेटिक लैब को भेजते हैं, जहाँ से मतलब जो पेशेंट प्रीवियसली कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर है पेशेंट को, उनका टेस्टिंग करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 35 प्लस फीमेल्स में एडवांस मैटरनल एज में ये पेशेंट को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशंस होते हैं जिनमें हम लोगों ने चांसेस प्रेगनेंसी का, हेल्दी प्रेगनेंसी का बढ़ाने के लिए एम्ब्रियो बायोप्सी रिकमेंडेड होती है। अच्छा। दैट इज पर्टिकुलर लॉ आया है फिलहाल, ART लॉ 2021 विच गिव्स अ स्पेसिफिक इंडिकेशंस अबाउट इट, कि ऐसे नहीं कि हम हर एम्ब्रियो को जांच करके ही डालते, बिकॉज इट कम्स थोड़ा सा विद अ कॉस्ट एज वेल, राइट। सो व्हेनेवर वी फाइंड कि कोई पेशेंट का एज अगर ज़्यादा है, इफ़ इट इज़ मोर देन 35, अगर पेशेंट को रिपीटेड प्रेगनेंसी लॉसेस है, जैसे कि सर ने पहले बताया, अगर किसी पेशेंट का कॉन्जेंगुअस मैरिज है, या तो फिर फैमिली में कोई पर्टिकुलर डिजीज है, या तो फिर फैमिली पेरिफेरल फैमिली ऑल्सो, मतलब 2nd डिग्री 3rd डिग्री रिलेटिव्स में भी ऐसी कोई मेडिकल कंडीशन है, तो ये सारी चीज़ें हम एम्ब्रियो बायोप्सी करके उसके जीन्स स्टडी करके वो जीन्स को आगे की जनरेशन में प्रोपोगेट नहीं होने के लिए ये सारे एफर्ट्स हैं, राइट। सो जो भी एम्ब्रियोज बनेंगे, ज़रूरी नहीं कि हर एम्ब्रियो का जेनेटिक मेकअप सिमिलर हो। What we are trying to do over here is we are trying to eliminate that gene from that particular family, and I think it's a big boon, बिग बोन। right? एम्ब्रियो बायोप्सी की बात निकली है, मुझे एक बात पूछना था आपसे कि एम्ब्रियो बायोप्सी जो है उसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व है? बहुत 1 to 2% ही रिस्क है। अगर आपके पास स्किल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट है तो एम्ब्रियो डैमेज होने के वेरी निग्लिजिबल वन। यस यस यस।
और सेकंड थिंग कि इसमें रिक्स मतलब ऐसा नहीं है फिर, लेकिन एक रिक्स है मोनोजाइगोटिक ट्यूनिंग का। तो चांसेस है क्योंकि अपन लेजर हैचिंग करके जो पार्ट से वो सेल्स निकालते हैं, वो पार्ट इन केस इम्प्लांट होके डिवाइड होने का चांस रहता है। अच्छा, तो बट ये बहुत नेग्लिजिबल है। निग्लिजिबल केसेस है, Yes, yes, उतना तो मार्जिन होता ही है Yes, बेसिकली। yes. मैं सारे एक्सपर्ट्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो कि इन्होंने हमारे साथ इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की है। बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे जवाब आए जो कि हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। आगे भी हम उनसे बात करने वाले हैं, आगे भी हम उनसे चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे सवाल अभी भी ऐसे हैं जो इसका जवाब अभी हमें मिलना बाकी है। इसके लिए हम गुजारिश करते हैं कि आप हमारे साथ अगले भाग के लिए बने रहें।